हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भारत के भूगोल। कंप्लीट आपको हिस्ट्री कवर कराया जा चुका है। जितने भी क्वेश्चन जो कंटेंट तैयार किया जा रहा है, सभी लूसेंट से क्वेश्चन को तैयार किए। भारत के जो जो इतिहास है, जिसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री सबसे पहले कवर कराया गया था। सिलेबस उसका बड़ा इसलिए उसको पहले, फिर भी आपका एंशिएंट हिस्ट्री, और कल ही मैंने ख़त्म की है मिडिवल हिस्ट्री। जो स्टूडेंट यहाँ पे कंप्लीट मेरे से पढ़े होंगे तो कहीं से भी क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करके देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी एग्जाम के आप प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रीवियस ईयर को सॉल्व करते चलिएगा। जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन लगाइएगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा। पूरा तो नहीं बोल सकते, लेकिन 80% जो क्वेश्चन आपके यहाँ से उठ के आता है एनसीईआरटी बेस होता है। लूसेंट से क्वेश्चन 90% जो क्वेश्चन यहाँ से उठ के आपके आते हैं। तो लगभग सभी एग्जाम को यहाँ पे इंपॉर्टेंट, चाहे आप एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का व्यापम, पुलिस कांस्टेबल, पीएससी, सभी एग्जाम को कवर कराएगा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भारत के भूगोल। ये हमारा पहला पार्ट है, तो एकदम शुरू से पढ़ेंगे। जितने भी ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा मैं उसको इंक्लूड किया हूँ। तो हम इसे पहला पार्ट है, लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट तक बने रहेंगे तो बहुत कुछ सीख जाएंगे, बहुत सीख के जाएंगे यहाँ से। और साथ ही कहीं भी पढ़ें, शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे तभी आप कुछ सीख पाएंगे। आधा अधूरा कहीं से भी पढ़ेंगे तो कोई काम कभी नहीं, कहीं भी आप सीख नहीं पाएंगे। इसलिए कहीं से पढ़े, शुरू से लास्ट तक बने रहिए। पार्ट वाइज चलते बनेंगे। इसी तरह हम पार्ट वाइज पूरा हिस्ट्री को कवर कराया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, भूगोल के जनक कौन है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है भूगोल के जनक कौन है। हेरोडोटस, अरस्तु, एरोस्थनीज या आपका थियोफ्रेस्टस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। इनको भूगोल के जनक कहा जाता है, एरोस्थनीज को। इसका सी ऑप्शन। तो इनको एक जो एरोस्थनीज कौन थे, तो यहाँ के प्राचीन यूनानी विद्वान थे, प्राचीन के रहने वाले, यूनान के रहने वाले थे विद्वान एरोस्थनीज। ये आपके भूगोल के पिता भी इनको कहा जाता है। और भूगोल का जो शब्द है, भूगोल शब्द के ये आपके ज्ञाता हैं। इसके जो भूगोल शब्द का जो प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो एरोस्थनीज ने आपका किया था। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भूगोल शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन है, तो आपका एरोस्थनीज जी है। इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको भूगोल का पिता भी कहा जाता है। भूगोल शब्द का जो प्रयोग सबसे पहले इन्होंने किया था, एक प्राचीन यूनान विद्वान था। तो इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालयी नदियों के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं। ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार देखने को मिलता है। तो इसको एक से बार दो बार के यहाँ पे है और नहीं पे हम ध्यान नहीं देते, इसलिए यहाँ पे इसको लास्ट को ध्यान दीजिए। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो उन यहाँ पे हिमालय नदियों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो उनके पास बहुत बड़े बेसिन होते हैं। मैदान के ऊपर वे एक मजबूत घुमावदार और प्रवृत्ति यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं, और अक्सर अपने बिस्तरों को यहाँ पे स्थानांतरित करते हैं, और उनमें कई विशाल घाटियाँ से गुजरते हैं, और ये बहुत कम कटाव गतिविधि करते हैं। तो इसमें कौन सा यहाँ पे सही नहीं है, तो उनके पास बहुत बड़े बेसिन होते हैं। ये आपका हिमालय नदियों के बारे में बहुत बड़े बेसिन होती है, करेक्ट। मैदान के ऊपर एक मजबूत घुमावदार प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं, और आपके ये अभी उनमें कई विशाल घाटियाँ से गुजरती हैं, ये भी आपका करेक्ट है। इसका जो डी है, ये बहुत कम कटाव गतिविधि करते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही नहीं है, ये आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी को सूर्य से ऊष्मा प्राप्त होती है, ये आपका क्या कहलाती है। पृथ्वी को सूर्य से जो ऊष्मा प्राप्त होती है, आपका क्या कहलाती है। सूर्य ताप, इंफ्रारेड ताप, सौर विकिरण या आपके थर्मल विकिरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपके पृथ्वी को ऊष्मा प्राप्त होती है जो विधि, जो आपका क्या कहलाती है, आपका सूर्य ताप कहलाता है, याद रखिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रख, सूर्य ताप ये आपका कहलाती है। पृथ्वी के सूर्य से ऊष्मा प्राप्त होती है ऊपर से नीचे तक, जिससे आपका जो सौर पैनल वगैरह जितने भी, इसका अच्छा एग्जांपल है जो सौर पैनल आज का जो लगते हैं, सब है आपके सूर्य की किरण से आपको चार्जिंग होती है। और आपका सभी आपका आजकल जितना भी जो सौर ऊर्जा सभी तरह के इसको डेवलप किया, सरकार भी इसको अच्छे से इसको मजबूत कर रही है, और इसको ज़्यादा इसको प्रोवाइड भी करा रही है किसानों को, ताकि जो खेती वगैरह अच्छे से की जाए। एक नहीं दो फसल कीजिए, साथ ही साथ साग सब्जी भी इससे
लोगों यहाँ पे लगा रहे हैं, इससे आय भी यहाँ पे बढ़ रही है, आमदनी वगैरह हो रही है। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कृष्णा नदी, नर्मदा, कावेरी या गोदावरी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, तो याद रखिए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि गोदावरी नदी के तट पे बसा शहर कौन सा है, तो आपका नासिक शहर याद रखिएगा। नासिक शहर आपके गोदावरी नदी के तट पे आपका बसा हुआ है। इसको जो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये आपके कहाँ से इसका उद्गम होता है? महाराष्ट्र के नासिक ज़िले से आपका निकलती है आपका गोदावरी नदी। और आपका इसका अगर लंबाई देखें तो 1465 किलोमीटर इसकी गोदावरी नदी की लंबाई है। और ये इसका जो गोदावरी नदी के तट पे बसा शहर जो आपका नासिक शहर है। तो कई बार एग्जाम में पूछा क्वेश्चन कौन से नदी के कौन से तट पे आपका शहर बसा हुआ है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय पर्वत श्रृंखला इसका उदाहरण है ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, वलित पर्वत या ब्लॉक पर्वत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वलित पर्वत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला का एक अच्छा उदाहरण है आपका वलित पर्वत। वलित पर्वत को और क्या बोला था? इसको मोड़दार पर्वत भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ऐसे मुड़ान कैसे रहते हैं, ऐसे घुमा फिर ऐसे करके, तो इसको मोड़दार पर्वत भी इसको कहा जाता है। इसको वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत एक ही है। तो ये आपके जो वलित पर्वत इसका निर्माण कैसे होता है? आपके जो भूगर्भिक जो से यहाँ पर प्रक्रिया द्वारा इसका निर्माण होता है। चट्टानों से टूटकर भूगर्भिक जो प्रक्रिया के द्वारा इसका निर्माण होता है वलित पर्वत। इसका अच्छा एग्जाम्पल मैं बताऊं तो आपका जो इंडीज पर्वत है और आपके जो नवीनतम जितने भी पर्वत हैं ये सभी इसके वलित पर्वत से निर्माण हुए थे। इंडीज इसको याद रखिए, इंडीज पर्वत ये आपके वलित पर्वत के एग्जाम्पल है। और आपके जितने भी नवीनतम पर्वत ये सभी आपके वलित पर्वत या आपके मोड़दार पर्वत के अच्छा एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सा है? वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सा है? समतापमंडल, क्षोभमंडल, मध्यमंडल या आपका थर्मोस्फीयर। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत आपका क्या कहलाता है? क्षोभमंडल कहलाता है। इंग्लिश में इसको ट्रॉपोस्फियर इसको बोला जाता है। शॉर्टकट में टीप लिख दिया हूँ मैं, तो इसको क्षोभमंडल को ट्रॉपोस्फियर बोला। 4 परत होती है जिसको समतापमंडल, क्षोभमंडल, मध्यमंडल, थर्मोस्फीयर, ये आपके 4 मंडल होते हैं वायुमंडल में। तो सबसे निचली परत कौन सा है? क्षोभमंडल कहलाता है, इसको ट्रोपोस्फियर कहते हैं। जितने भी मौसमी जो घटना होती है मौसमी जो घटना होती है आपके सभी क्षोभमंडल में होती है। और आपका 13 किलोमीटर इसकी अगर परत देखें तो 13 किलोमीटर की आपकी ऊंचाई होती है। और आपके इसमें जलवाष्प, बादल, धूल वगैरह इसमें पाई जाती है। तो इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है? नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन या आपका नीलगिरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी, याद रखिएगा। तो ये आपका जो भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो मन्नार की खाड़ी ये भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। ये आपके इसको पानी के खाड़ी भी इसको कहा जाता है सॉरी। तो मन्नार की खाड़ी को पानी की खाड़ी कहा जाता है। ये आपको पूरा पानी से घिरा हुआ, इसलिए इसको पानी की खाड़ी भी कहा जाता है। और ये आपका श्रीलंका के पश्चिम के तट में आपका स्थित है। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो श्रीलंका के पश्चिमी तट में आपका ये आपके बीच में आपका स्थित है मन्नार की खाड़ी। लगभग 10,500 वर्ग किलोमीटर में आपका ये क्षेत्र में आपका फैला हुआ है मन्नार की खाड़ी। इसको मोतियों के लिए इसको जाना जाता है। जितने भी जो लेडीज़ लोग पहनते हैं मोती वगैरह के लिए जो माला, तो मोतियों के लिए आपके प्रसिद्ध है। इसको मोतियों के लिए इसको जाना जाता है मन्नार की खाड़ी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? आपके एनटीपीसी रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो शनि, बृहस्पति, नेपच्यून या यूरेनस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहस्पति, इसका करेक्ट आंसर हो जाए। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है। ये आपके सूर्य से, याद रखिएगा, तो ये आपके सूर्य से आपका 5वां ग्रह है और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, याद रख, बृहस्पति सूर्य से आपका 5वां ग्रह है। और आपका देखेंगे सौर मंडल में ये आपका सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह इसको कहा जाता है। ये आपका मुख्य रूप से गैस पिंड से आपका बना हुआ, गैस पिंड भी इसको कहा जाता है बृहस्पति को। इसको याद रहे, गैसों से आपका बना हुआ है। इसका बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट है। आपके केबीसी में क्वेश्चन पूछा गया है,
कपास उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा है, या कपास जो खेती करते हैं उसके लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और लाल मिट्टी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जो कपास की जो खेती किया जाता है कपास की, तो सबसे ज़्यादा उपयुक्त मिट्टी इसके लिए कौन सा है? तो काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कपास उत्पादन होते ही। अगर भारत में देखेंगे सबसे ज़्यादा जो कपास उत्पादन कहाँ पे होता है? कपास उत्पादन सबसे ज़्यादा आपके गुजरात, गुजरात के बाद आपका महाराष्ट्र, कर्नाटक, कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश, ये सभी जो स्टेट है इसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे कपास की खेती की जाती है। 2023 में सबसे ज़्यादा उत्पादन अभी यहाँ पे महाराष्ट्र में पाई गई, इसको याद रखिएगा। बाकी महाराष्ट्र में गुजरात वगैरह, मध्य प्रदेश, ये सभी कर्नाटक वगैरह में सबसे ज़्यादा कपास की खेती यहाँ पे की जाती है। तो कपास का सबसे ज़्यादा निर्यातक भारत भी है, इसको याद रखिएगा। तो इसमें ये यहाँ पे जो काली मिट्टी होती है इसमें सबसे ज़्यादा जो आपका कपास की खेती यहाँ पे की जाती है, तो इसको याद रखिए। जो काली मिट्टी में ऐसा क्या चीज़ है जिसमें कपास उत्पादन होता है? इसमें आपका मैग्नीशियम, चूना, जो लौह है इसका जो पदार्थ है इसमें अधिक होती है, इसीलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा कपास की जो खेती इसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकटक एक है, ये आपका लोकतक है लेकिन ये आपके लोकटक है, ऐसे वाला लोकटक। लोकटक, लोकटक एक आपका घाटी है, झील है, नदी है या पर्वत श्रृंखला है? तो लोकटक झील है, आपका याद रखिएगा। लोकटक झील नाम सुने होंगे, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे। तो लोकटक आपका एक झील है। लोकटक झील आपके कौन से राज्य में स्थित है? लोकटक झील आपके मणिपुर, याद रखिए मणिपुर में आपका लोकटक झील आपका स्थित है। ये आपका पूर्ण रूप से जो प्राकृतिक देन से बना हुआ है, वनस्पति और मिट्टी से आपका बना हुआ है। एक बार आज सेशन खत्म हो जाकर लोकटक झील एक बार गूगल में सर्च कीजिए, पूरा अच्छी एकदम एकदम गोल गोल ऐसे टाइप के पूरा एकदम प्राकृतिक देन से बना हुआ है। कोई इसमें कोई भी कुछ मतलब किसी हेल्प से पूरा घुमावदार बना है। तो ये आपका जो लोकटक झील मणिपुर में स्थित है, वनस्पति और मिट्टी से आपका बना हुआ है, एकदम अच्छा, एकदम देखिए गूगल में तो आपको अच्छा लगेगा। तो ये झील की इसको लोकटक, ये आपका तैरती झील के भी इसको कहा जाता है। तो लोकटक झील को तैरती झील भी इसको कहा गया है। वनस्पति और मिट्टी से आपका बना पूरा ग्रीनरी एकदम हरियाली टाइप का बना है, एकदम हरियाली है। इसको देखिएगा क्लास खत्म होने के बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 11वां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक ग्रह का जो पथ है आपका अंडाकार है? गैलीलियो ने, कॉपरनिकस ने, न्यूटन ने या आपके केपलर ने? तो ये जो सिद्ध किया था आपके केपलर के द्वारा सिद्ध किया था। 30 आपके जर्मनी के आपके वैज्ञानिक थे, जर्मन के वैज्ञानिक थे, साथ ही साथ बहुत बड़े गणितज्ञ थे। तो आपके खगोलीय पिंड के समझने की इन्होंने कोशिश की थी, इसकी खोज करता है। तो खगोलीय पिंडों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए आपके इन्होंने स्टार्ट किया था। तो इसी वैज्ञानिक ने, जो केपलर जर्मन के वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे, तो इन्होंने सिद्ध की कि सूर्य के चारों ओर जो प्रत्येक ग्रह का जो पथ है आपका अंडाकार है। तो इन्होंने इस केपलर ने इसका परिभाषित किया था। तो इसको याद रखिए कि इन्होंने खगोलीय पिंड के समझने की कोशिश की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानक समय का संबंध किससे है? भारतीय मानक समय का संबंध आपका किससे है? ए, बी, सी या डी? इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी आपसे। 82 डिग्री जो 5 जो पूर्वात्मक जो आंसर है, 82 डिग्री जो 5 जो पूर्व देशांतर, ये आपका भारतीय मानक समय का संबंध है। तो इसका जो करेक्ट कहने का मतलब है 82 डिग्री जो 5 जो है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर, इसको भारतीय मानक समय अगर देखेंगे IST में जैसे गणना करेंगे तो आपको उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जो स्थित घंटा घर से लगभग 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से आपका यहाँ पे देशांतर से यहाँ पे रखी गई है। ये आपके उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर और आपके कहाँ से तो इसकी जो गणना है, जो भारतीय मानक समय का जो गणना किया गया आपका उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर स्थित से घंटागढ़ से लगभग ये आपका नापी गई है। तो इसको याद रखिएगा। तो इसका हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर या भारतीय मानक समय कहा जाता है। इसको इंग्लिश में IST बोला जाता है। तो इसका विषुवत रेखा सर्वाधिक जैव विविधता वाली भूमि कौन सी?
सर्वाधिक जैव विविधता वाली भूमि कौन सी? उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण, मानसूनी या आपका भूमध्य रेखीय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सर्वाधिक जैव विविधता वाली भूमि आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र इसके अंतर्गत आती है। उष्णकटिबंधीय जो आपका यहाँ आपका विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री से लेकर आपका उत्तर से 23.5 डिग्री आपके दक्षिण के बीच ये आपका जो भाग है उत्तर के कर्क रेखा और दक्षिण से मकर रेखा के बीच आपका स्थित है। तो इसको याद रखिएगा। तो एक बार फिर से रिपीट, सर्वाधिक जैव विविधता वाली भूमि आपका उष्णकटिबंधीय आपका जो है यहाँ विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री से उत्तर से लेकर आपके 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच में वह भाग है जो आपका उत्तर में कर्क रेखा और दक्षिण में मकर रेखा बीच आपका उष्णकटिबंधीय आपका इसी जिसमें सर्वाधिक जैव विविधता वाली भूमि इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के बाद पृथ्वी का दूसरा निकटतम तारा कौन सा है? तो सूर्य के बाद पृथ्वी का दूसरा निकटतम तारा आपका कौन सा है? वेगा, सीरियस, प्रॉक्सिमा सेंटोरी या आपका अल्फा सेंटोरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो सूर्य के बाद दूसरा निकटतम जो तारा आपका प्रॉक्सिमा सेंटोरी है। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। यहाँ पे अगर देखेंगे प्रॉक्सिमा जो सेंटोरी है आपका तारामंडल में स्थित एक लाल बौना तारा है, याद रखिएगा, ड्वार्फ ग्रह है। तो प्रॉक्सिमा जो सेंटोरी तारामंडल में स्थित एक लाल आपका बौना तारा इसको कहा जाता है। बौना तारा कहा है डायरेक्ट इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिंगानुपात की गणना इस प्रकार की जाती है। तो लिंगानुपात की गणना कैसे की जाती है भारत में? किसी देश के प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या से, किसी देश में प्रति 1000 महिलाओं पुरुषों की संख्या से, या किसी देश में प्रति 1000 लोगों पर बच्चों की संख्या से, या आपको किसी देश में प्रति 1000 बच्चों पर लोगों को संख्या से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो भारत में देखेंगे तो लिंगानुपात की गणना की जाती है किसी भी देश में प्रति 1000 बच्चों पर लोगों की संख्या से इसकी लिंगानुपात की गणना किया जाता है। किसी में यहाँ पे प्रति 1000 बच्चों पर जो लोगों की संख्या बांधे, इस तरह यहाँ पे लिंगानुपात की गणना यहाँ पे की जाती है। इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। जितना भी क्वेश्चन जो कंटेंट तैयार किया जाता है आपके लूसेंट से क्वेश्चन को तैयार किया जाता है। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।